नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के इस अंक में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं वर्षा चौहान। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, जिसका इस बार का थीम है ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, हम सभी को एक साथ एकजुट होकर कार्य करना है ताकि हम एड्स को इस समाज से बाहर निकाल सकें। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि हम एड्स से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और हमारा सरकार क्या क्या कदम उठा रही है एड्स के खिलाफ लड़ने के लिए। जी, इसके बारे में आज हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर घनश्याम उपाध्याय जी। आप एड्स कंट्रोल सोसाइटी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है वो लाइव है और फ़ोन इन है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं एड्स के बारे में किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए। हमारे फ़ोन नंबर्स है 2800-177, 2800-178, शिमला का एसटीडी कोड 0177। तो डॉक्टर साहब, अपना प्रोग्राम शुरू करते हुए सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि एड्स है क्या, ये बताएं। नमस्कार मैम, ये एड्स और HIV के बारे में थोड़ा लोगों में कंफ्यूजन है। तो HIV और एड्स थोड़ी अलग चीज़ें हैं। HIV एक वायरस का नाम है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन मीन्स इंसान में जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसकी डेफिशिएंसी को करने वाले वायरस का नाम HIV वायरस है जी। तो इसके द्वारा जब किसी जीव को इन्फेक्शन हो जाता है इंसान को जी, तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसमें कई प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं जी। तो कई प्रकार के जब रोग लग जाते हैं, वो बीमारी हो जाती है, तो उस स्थिति को एड्स कहते हैं। तो HIV एक वायरस का नाम है जी। और एड्स जो है ये एक बीमारी है। इसमें 4 शब्द हैं, AIDS, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जी। यानी कि ये किसी से दूसरे को लगता है, एक्वायर्ड होता है और इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है। और सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ डिजीजेज जी, यानी इसमें एक बीमारी नहीं होती। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर का सुरक्षा चक्र कमजोर हो जाता है, तो कोई भी बीमारी लग सकती है। और जब विभिन्न प्रकार की बीमारियां किसी को लग जाती हैं, तो उस स्थिति को हम एड्स कहते हैं जी। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया इसका ओरिजिन कहाँ से है और ये हमारे देश में कब पाया गया, इस बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आए हैं? इसका जो पहले खोज या पहला केस हमारा 1981 में USA में हुआ और उसके बाद इंडिया में 1986 में पहला केस हिंदुस्तान में आया जी। और हमारे हिमाचल में तो ये थोड़ा लेट आया, 1992 में। ये हमीरपुर में ग्लोड जगह है एक, वहाँ पे पहला केस ये डिटेक्ट हुआ जी। हम इसकी लक्षण के बारे में डॉक्टर साहब अगर बात करें तो जब एक व्यक्ति को एड्स हो जाता है, किस प्रकार के लक्षण उसको दिखाई देते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, वो कमजोर हो जाता है जी। तो कोई भी बीमारी इसमें लग सकती है राइट। जैसे कि ये टीबी का रोग है, ट्यूबरक्लोसिस है, तपेदिक रोग है, कोई किसी भी तरह का कैंसर की कितनी वैरायटी, कोई भी बीमारी इसमें लग सकती है। क्योंकि बीमारी किसको लगती है? कमजोर को। तो इसमें जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कोई भी बीमारी लग सकती है। कोई भी बुखार हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, तपेदिक हो गया, कोई भी डायरिया हो जाता है। और इसमें जो लक्षण है, फिर आपने जैसे लक्षण की बात की तो बीमारी के नाम लिए, तो कोई भी डायरिया होगा, दस्त लग जाएंगे, तो 1 महीना उससे भी ज्यादा तक रह सकता है, क्योंकि उसमें और वो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उसमें वो उस चीज की दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। और कोई बुखार हो गया तो वो उसमें भी दवाई नहीं काम करेगी। कोई इसमें और जो आपने सिम्टम्स की बात की है, तो इसमें कमजोरी आ जाएगी, थकावट होगी, बुखार तो आपको पहले बताया मैंने, दस्त लग जाएंगे, निमोनिया हो सकता है। और निमोनिया भी कई तरह से होता है जी। जैसे ये विषाणु से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है जी। और फंगल भी हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन से भी हो। और इसका निमोनिया बड़ा सीवियर होता है, उसमें डेथ तक हो सकती है अगर उसका सही समय पर उपचार ना किया जाए। क्योंकि उसका जो मेन रीजन रहता है वो यही रहता है कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है इसमें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसलिए ये सारी बीमारियां लग सकती हैं। डॉक्टर साहब, हम हमारे भारतवर्ष और हिमाचल की मैं बात करूँ तो किस प्रकार के आंकड़े हैं? जैसा कि ये जो इस समय हमारे देश की स्थिति में लगभग 21 लाख के करीब केसेस हैं HIV
एड्स के हमारे केसेस जो हैं 21 लाख के करीब हमारे इंडिया में हैं। 21 लाख के करीब पूरे इंडिया भारत हाँ, में। और हिमाचल में इस समय 4702 केस ये सितंबर 2020 तक डायग्नोज हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट भी हमारे विभिन्न केंद्रों में चल रहा है जी। और इसमें सबसे अधिक केस जो हमारे कांगड़ा में हैं उसके जो एग्जैक्ट फिगर है 1297 के है जी। और हमारा जो गोल है जैसे 2030 में एड्स को हमने खत्म करना है तो उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी जैसा कि आपने बताया आज वर्ल्ड एड्स डे है हमारा जी। और इसका आपने थीम को बताया तो हम अब थीम के बारे में थोड़े विस्तार से बताएं। आपका स्लोगन क्या है इस बारे में भी बताएं। तो इसमें आपने जैसे थीम की बात की तो ये आपने सही फरमाया कि जो हमारा थीम है वो है ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सॉलिडरिटी मीन्स एकजुट होके सभी ने काम करना है। तो एकजुट होके सभी मीन्स इसमें हमने सबसे पहले तो हम सभी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा। वैसे भी करते हैं परंतु इसमें हमने अभियान चलाया है 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का प्रोग्राम चलाया है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। हाँ, 31 दिसंबर ये पूरा महीना 31 का जी। हाँ जी, तो 1 महीना ये हमारा अभियान चलेगा। इसमें विभिन्न गतिविधियां हम चलाएंगे। तो इसमें 50 से अधिक डिपार्टमेंट का हम कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा। तो उनको अवेयरनेस कैंपेन में भी हम साथ लेंगे राइट। और साथ में जो भी हमारे स्कीमें चल रही हैं उनको भी बताया जाएगा, वो आगे इसका प्रचार अपने लेवल पे करेंगी। और इसमें जो हमारा मेन मकसद रहेगा इस बार, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कोविड की सिचुएशन, कोविड का समय चल रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना। तो इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? कोविड की जो सिचुएशन है इसमें आप कैसे अपना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ये आपने सही फरमाया। इस बार जो हमारा कोविड का सिनेरियो है थोड़ा प्रॉब्लम तो है क्योंकि हमारे को वर्चुअल मोड पे आना पड़ रहा है। जो हर चीज़ है आजकल वर्चुअल मोड पे। इवन आपने पहले यहाँ पे देखा होगा कि जो ट्रीटमेंट मोड था पहले तो ये था कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सिर्फ ट्रीटमेंट भी आप फोन पे कर लो, दिखते तो आ रही हैं। तो इसमें हमने अवेयरनेस के लिए जैसे आप ये आपकी टीवी टॉक्स है या रेडियो टॉक्स है, कोई भी सोशल मीडिया का और उपयोग है, और जो हमने साइन बोर्ड्स वगैरह बसों में या कहीं भी लगाने हैं, बोर्ड्स लगाने हैं, तो जितने भी सोशल मीडिया का हम हो सकते हैं पूरा 1 से 31 दिसंबर तक हमने जो प्लान बनाया है अभियान को हम उस हिसाब से चलाएंगे। तो इसमें जैसे स्कूल कॉलेज में हमारे रेड रिबन क्लब होते हैं, उनको RRC बोलते हैं, तो उनका सहयोग भी लिया जाएगा। वैसे तो अभी दोबारा से कॉलेज और स्कूल हमारे बंद हो गए हैं जी जी जी, परंतु फिर भी हमारे जो के टीचर कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करके तो उनका भी हम सहयोग लेंगे। जो एक्टिविटी की है हमने पीछे भी एक्टिविटी की थी, अभी क्विज वगैरह किए थे, राइट, तो उसमें भी इसमें अवेयरनेस होती है। अभी हमने क्विज किए थे, उसमें प्राइजेज भी दिए हैं, तो इस अभियान में भी हम इस तरह की एक्टिविटी भी चलाएंगे। जी डॉक्टर साहब, यहाँ तो बहुत शायद फिर भी आसान है, मतलब सिटीज़ में और जो यहाँ पे हमारे, लेकिन दूर दराज के जो गांव हैं डॉक्टर साहब, जहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है, तो वहाँ तक आप कैसे आप जानकारी और कैसे अवेयरनेस फैलाएंगे, पहुँचाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो हमारे इसमें जो ये पहले भी हम जानकारी देने के लिए हमारे जो हैं वर्चुअल मोड पे, जैसे हमारे एक तो हमारी हेल्पलाइन है, अच्छा, ये 1097 के नाम से काफ़ी लोग तो जानते हैं। 1097, हाँ, ये 1097 के नाम, इसमें टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर। तो इस पे एड्स के बारे में सभी तरह की जानकारी, HIV के बारे में कैसे होता है, क्या उपचार है, हमारे उपचार केंद्र कहाँ है, हमारे टेस्टिंग सेंटर कहाँ पे, सारी जानकारी है। और वहाँ पर हमारे परामर्शदाता भी बैठे होते हैं। अच्छा, कोई अलग से परामर्श लेना है तो उसके बारे में उसमें परामर्श भी दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बैठे रहेंगे या फिर पूरे टाइम ये लोग अवेलेबल होते हैं? ये जो 1097 लाइन है ये पहले से चल रही है। अच्छा, और इसके अलावा ये पहला तरीका बताया आपको। दूसरा हमारी जो है नेको की भी हमारी ऐप है जी, उससे भी ये जानकारी ली जा सकती है। और हमारा तीसरा जो HP सैक्स की साइट है उस पर सारी जानकारी उपलब्ध है जी। इसके अलावा हम ये जो कैंपेन करेंगे सोशल मीडिया के द्वारा जगह जगह, इसकी जानकारी के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे डेपो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, उनकी पूरी टीम है, वहाँ पे काउंसलर होते हैं, तो वो जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू देंगे जी। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें हमारे लिए अवेयरनेस फैलानी और बहुत ज़रूरी है, और उसी को लेके हमारे साथ फ़ोन कॉलर जुड़ गए हैं। हम फ़ोन कॉल ले लेते हैं जी। हेलो हेलो, जी आप पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब ये है कि जैसे
माँ बाप को ना माँ को अगर एड्स है तो बच्चे का जो अगर प्रेगनेंसी के टाइम उसका टेस्ट होता है तो क्या बच्चे को उस बीमारी से बचाया जा सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल बहुत इन्होंने अच्छा पूछा प्रश्न पूछा है इन्होंने जी। क्योंकि इसके बारे में भी हमारा ये मतलब बहुत हमारा इम्पोर्टेंट चीज है ये कि माँ से अगर हो जाती है, इससे संक्रमित हो जाती है तो तो हमारा मेन मकसद है कि बच्चे को बचाना है। जी जी जी। तो इसके लिए हमारे पास दवाई उपलब्ध है। इसके लिए क्या जरूरी है कि पहले 3 महीने में हर माँ का टेस्ट कराना जरूरी है। हर गर्भवती महिला का टेस्ट होना जरूरी है। और इसके लिए हमारे अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं और ट्विटर से और फेसबुक के जरिए भी जानकारी दी जाती है। तो जो भी महिला है गर्भवती उसको पहले 3 महीने में जांच कराए और उसके बाद इसकी दवाई उपलब्ध है, नेपीवीर के नाम से आती है, तो वो दवाई दी जाती है। और अगर ये दवाई हमारे स्वास्थ्य जो केंद्र में बैठे हैं स्टाफ डॉक्टर्स उनकी देखरेख में खाई जाएगी, ली जाएगी समय पर, तो बच्चा बिल्कुल इससे बच सकता है। जी, हम बच्चे का बचाव कर सकते हैं और उसको ये एड्स वाली बीमारी नहीं होगी, मतलब माँ से बच्चे को नहीं आएगी। जी, बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा और मैं समझती हूँ उनको अपना जवाब भी मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम यही बात कर रहे हैं कि कैसे संक्रमण होता है इसका, जो एड्स है उसका संक्रमण कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। इसके जो होने के फैलने के मुख्य 3 कारण होते हैं। तो पहला तो असुरक्षित यौन संबंध, अनसेफ सेक्स के द्वारा होता है। और दूसरा हमारा ये है जो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्रॉब्लम आती है, अगर उसमें इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अगर सही व्यक्ति को दिया जाए तो वो हो सकता है। और ब्लड के द्वारा कोई और भी तरीके हैं, जैसे हम इन्फेक्टेड नीडल यूज करते हैं तो उसमें भी ब्लड अगर डिस्पोजेबल तभी बताया जाता है कि डिस्पोजेबल नीडल का यूज किया जाए। और इवन जो हमारे कुछ नशे करने वाले होते हैं लोग, तो वो भी कई बार टीके का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या प्रिकॉशन नहीं लेते, कोई डिस्पोजल वगैरह नहीं यूज करते हैं, तो बार बार उसी सुई का उपयोग करते हैं, तो उसमें बड़ा ये खतरा रहता है जी। और तीसरा ये बताया अगर माँ भी अगर संक्रमित है और जैसे आपको बताया कि टेस्ट नहीं कराया और उसने दवाई नहीं ली, तो माँ से बच्चे को प्लेसेंटा द्वारा ये हो जाएगा। जी, डॉक्टर साहब, जो ये माँ वाला जो एक टेस्ट है, जो गर्भवती महिला को जो टेस्ट कराना है, कि ये सारे मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में या स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होता है? हाँ जी, ये स्वास्थ्य जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ तक ये उपलब्ध है। और जो नीचे उपकेंद्र हैं वहाँ लेवल पर भी महीने में 1 दिन रखा हुआ है हमारा, 9 तारीख को हर महीने ये इसकी जांच की जाती है, तो वहाँ भी हर गर्भवती महिला को आना होता है और हमारे आशा वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर स्टाफ जो भी है वहाँ पे उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है और उनको घर घर जाकर इसके बारे में जानकारी देते हैं। और जो हमारी मदर जो होती हैं, गर्भवती महिलाएं जो भी होती हैं, उनको बाकी जांच भी की जाती है और ये साथ में जांच भी कंपल्सरी है। जी जी, आपने बताया कि हर महीने का 9th डे, हर महीने, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हर महीने की 9 डे को उनका टेस्ट कराया जा सकता है। और आशा वर्कर्स की बात करें डॉक्टर साहब, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है अवेयरनेस कैंप्स में। ठीक बोला आपने, जो हमारी आशा वर्कर्स हैं वो हर 800 की आबादी पर हमने हिमाचल में रखे हुए हैं, तो उससे हमें बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि हर उनके पास सिर्फ 100 से 150 घर होते हैं, तो उनमें कुछ ही गर्भवती महिला होती हैं, तो वो घर से घर जाकर उचित परामर्श भी देती हैं और उनको खुद स्वयं लेके हॉस्पिटल में या उप केंद्र में लेकर आती हैं, जिससे कि कोई भी इस टेस्ट से या इसके बारे में जो भी जांच होएगी और जो दवाई दी जानी होगी उससे कोई वंचित ना रह जाए। जी, ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है सरकार द्वारा कि सारे लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल, दूर दराज के गांव वाले भी जो हैं वो भी वंचित ना रह सके। हाँ जी, वहाँ पर भी हर हिमाचल में हर जगह, शहरों में तो है ही है, पर गाँव में भी हर 800 पे, जैसे एक पंचायत की आबादी 2000 है, तो वहाँ पे 3-3 आशा वर्कर, उनका एरिया पूरी तरह से डिवाइड किया हुआ है जी। और आशा के आने से हमारा कार्य भी आसान हो गया है। और इस प्रोग्राम और डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति अपनी जांच करवाना चाहता है HIV एड्स की, तो ये बताएं कि वो कहाँ अपनी जांच करा सकता है और कैसे उसकी जांच की जाती है? ये हमारे जो है स्टेट में, हमारे प्रदेश में ICT सेंटर बने हुए हैं,
तो ये 45 के करीब आईसीटी सेंटर हैं। तो आईसीटीसी सेंटर का मतलब है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर जी। तो वहाँ पर टेस्ट तो होगा जांच के अलावा वहाँ पर परामर्शदाता भी होते हैं जी। तो ये दोनों कार्य वहाँ पे किए जाते हैं। और अब ये पीएससी लेवल तक तो हो रही है, और उसके अलावा जैसा कि आपको बताया उप केंद्रों में भी उपलब्ध है। वहाँ पर जैसे महीने में एक दिन होगी 9 तारीख को, बाकी जगह तो जो हमारे आईसीटी सेंटर है वहाँ तो डेली होता है। तो जो जांच का रिजल्ट है वो कितनी देर में पॉसिबल होता है, कितनी देर में आ जाता है उसका जो result? ये सब सेंटर पे हमारा किट उसके द्वारा किया जाता है उसका तो रिपोर्ट 1 घंटे से पहले आ जाती है। बाकी जो बड़े टेस्ट जो बड़े टेस्ट होते हैं जिसमें पूरी कंफर्मेशन होती है उसमें पूरा दिन 1 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। जी। पहले के समय में डॉक्टर साहब और आज के जो ये हम प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है एड्स को लेके, उसमें कितना फ़र्क है तब से, और किस तरह की डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा है इसको लाने के लिए? जी बिल्कुल सही है। जो शुरू में तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आई इस प्रोग्राम को चलाने में, क्योंकि इसमें स्टिग्मा बहुत था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही भेदभाव था। लोग अभी भी इसमें इज्जत उससे नहीं देखते, शर्म महसूस करते हैं गांव में, जैसे कई बीमारियों में कुष्ठ रोग में भी ऐसा ही है। परंतु अवेयरनेस इसका मेन साधन है और एजुकेशन काफ़ी समाज में हो गया है। तो अभी भी ये प्रॉब्लम है पर काफ़ी हद तक कम हो गई है और अभी भी काफ़ी कुछ करना इसमें बाकी है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि 1986 में इसका या 92 में इसका पहला जो हमारे हिमाचल में आया था, तब से लेकर और अभी तक कितना वेरिएशन है? मतलब तब कितना डिफिकल्ट था इसको टैकल करना और आज कितना डिफिकल्ट है इसको टैकल करना? अभी इसके बारे में सबसे बड़ी हमें ये है कि एक तो हमारे टेस्टिंग सेंटर कम होते थे शुरू में जी, और इलाज के सेंटर भी कम होते थे। तो हाँ। अभी हमारे जैसे इलाज के सेंटर भी हमारे हिमाचल में 6 सेंटर हमारे बन चुके हैं। अच्छा। जिनको ART सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अच्छा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी जो इसका वायरस है एंटी रेट्रोवायरस के खिलाफ ट्रीटमेंट दी जाती है, तो ART सेंटर्स उनको हम कहते हैं। तो हमारे जो मेन सेंटर हैं 3 हैं, वो IGMC शिमला है, टांडा मेडिकल कॉलेज है और तीसरे नंबर पर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज जी। तो 3 तो ये मेन सेंटर है। यहाँ पर ट्रीटमेंट के अलावा जो भी टेस्टिंग है सब की जाती है। और ब्लड काउंट जैसे हमारा होता है, सेल काउंट इसलिए किया जाता है, कई बार दवाइयों से कम ज़्यादा हो जाता है या किस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, तो ब्लड काउंट हम करते हैं। और दूसरा इसके अलावा 3 FAI-ART सेंटर भी है। FAIRT इसका मतलब है फैसिलिटेटेड इंटीग्रेटेड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स। जी। फैसिलिटी में इनमें सिर्फ हमें दवाई दी जाती है और टेस्टिंग ज़्यादा नहीं की जाती। तो ये हमारे अभी ऊना में है, बिलासपुर में है और मंडी हॉस्पिटल में, 3 जगह ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 6 जगह आपको बताई मैंने, तो यहाँ पे आने जाने के लिए मरीज को और उसके साथ एक कंपनी, दोनों का बस का किराया बिल्कुल मुफ्त है। उनको फ्री, मतलब ये फ्री कॉस्ट वो यहाँ पे सेवा दी जाती है और ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त है। और ये जो ये मरीजों की जानकारी जैसे बताया आपको, जिनको टेस्ट भी करते हैं, ये गोपनीय है, सभी को, सबको नहीं बताया, जैसे उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिसको है। और जो टेस्ट के बारे में भी किसी को बताया नहीं जाता। जैसे काउंसलिंग सेंटर की बात की, तो जैसे हमारी काउंसलिंग करते हैं वहाँ पर। अच्छा, उनकी काउंसलिंग भी की जाती है साथ में? हाँ, काउंसलिंग। अच्छा, उस बारे में बताएं। जब जांच की जाती है उससे पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो उस समय उनको जांच करने से पहले हमारे जो वहाँ पे परामर्शदाता हैं वो डिटेल में काउंसलिंग उनकी करते हैं। जी। जो आपने ART सेंटर्स की बात बताई डॉक्टर साहब, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो किस तरह की थेरेपी होती है, ये बताएं। ये जो थेरेपी होती है इसमें 2-3 दवाइयाँ का मिक्सचर होता है और दवाइयों के जो सेल काउंट के हिसाब से उनको दवाइयाँ दी जाती हैं और ये लंबे समय तक दवाई देनी होती है। और हमारे सेंटरों में इनको जाकर दवाई दी जाती है। तो इनको जब दवाई लेने आते हैं तो 1 से लेकर 3 महीने तक इनको दवाई दे देते हैं और उसके बाद इनको फिर आना पड़ता है। पर दवाई रेगुलर खाते रहें तो इनकी जो है हमारी दीर्घ आयु, मतलब लंबी आयु हो जाती है और साथ में इनका जीवन भी काफ़ी स्वस्थ हो जाता है, हेल्दी लाइफ ये जी सकते हैं। जी, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी ये मृत्यु ही हो जाए, मतलब इससे रिलेटेड, मतलब वो जो स्टिग्मा है और वो जो डर है लोगों में इसको लेकर, तो वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ये बीमारी तो खत्म नहीं कर सकते हम, परंतु उसकी लाइफ जो है, हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन और लंबी लॉन्ग लाइफ, तो वो किया जा सकता है। राइट।
मतलब जैसे कि हम कोई भी व्यक्ति डायबिटीज़ की या फिर ब्लड प्रेशर की जिस तरह की दवाइयाँ लेता है उम्र भर, तो इसको भी क्या ऐसे हमारे उम्र भर लेना ठीक बोला आपने, क्योंकि उनका भी क्योर बहुत कम है। तो ज़्यादातर लोगों को पूरी उम्र तक इसकी डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और इसी तरह ये भी इसकी भी दवाइयाँ लंबी खानी पड़ती हैं। और अगर उसको कहीं पे भी इसको ब्रेक नहीं करना है बीच में दवाइयों को, उससे फिर इम्यूनिटी बीच में कम ज़्यादा मतलब हो जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो फिर वो उसके जो ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएंगे, फिर वो कंट्रोल करने में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, इसके लक्षण जो होते हैं एड्स के, वो हमारी बॉडी में कितने समय बाद दिखने शुरू होते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति को पता चले कि हाँ मुझे एड्स भी हो सकता है, और वो कब अपनी जांच के लिए जाए, तो वो जो लक्षण है, वो अब जो वायरस है हमारी बॉडी में, वो कितने टाइम तक रहता है और कब दिखना शुरू होता है? ये जो इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से बोलते हैं, जब हमारे बॉडी में जीवाणु इसका या वायरस जब प्रवेश करता है तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। वो 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने के अंदर हमारे अंदर प्रकट होगा, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, तो तब तक उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोल लेंगे। तो उसमें जो टेस्ट अगर हम करेंगे तो टेस्ट तो पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एंटीजन यानी वायरस तो होगा, परंतु एंटीबॉडी बनने में 3 महीने से या 6 महीने तक वक्त लग जाता है, तो टेस्ट बाद में आएगा। बाद में। जी डॉक्टर साहब, लेकिन ये माना जाता है कि जो ये विषाणु है वो डोरमेंट रहता है हमारे, मतलब निष्क्रिय रहता है हमारी शरीर में, 4 साल 5 साल तक भी रह सकता है, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। तो ये इसके बारे में अपनी बॉडी पर मतलब डिपेंड करता है, जितनी जिसकी इम्यूनिटी होगी उतना उसको मतलब कम असर करेगी। अगर इम्यूनिटी कम है तो जल्दी उसको आ जाएगा, नहीं तो ये लंबे समय बाद भी, इसका इंक्यूबेशन 10 साल तक भी। अच्छा, 10 साल तक भी रह सकता है। बड़े कम है जी। डॉक्टर साहब, अगर किसी को हो जाए और किसी को पता चल गया, जांच के बाद हम उसकी पॉजिटिव आ गया, तो ऐसी स्थिति में उस इंसान को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में? इसके बारे में अपनी जो हेल्दी लाइफ जो है रखने के लिए, जैसे व्यायाम वगैरह करना चाहिए, हेल्दी डाइट वगैरह लेनी चाहिए, और भी प्रिकॉशन जो भी जैसे सेफ सेक्स वगैरह जो है, ये तो करने मतलब प्रिकॉशन, वैसे तो वायरस का लोड घटाने के लिए जो भी नॉर्मल प्रिकॉशन, इसके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन का ऐसा नहीं। जो उसका खान पान है वो किस तरीके का रहे? क्या उसको हेल्दी खाना खाना चाहिए या ज़्यादा व्यायाम करना चाहिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए? व्यायाम उसमें थोड़ी कमजोरी आती है, तो नॉर्मल व्यायाम ही वो करेगा, उसमें ज़्यादा व्यायाम नहीं कर पाएगा, और ना करने की जरूरत है। नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ जो है उसको बैलेंस रखे, बाकी नशों से परहेज रखे, शराब वगैरह, क्योंकि एडिक्शन वालों को ये बड़ी बीमारी होती है, तो और वो जो उनकी लत पड़ी होती है उससे दूर, हाँ नशे की लत पड़ी है, तो वो उससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे दवाइयाँ भी कार्य ठीक से नहीं करेंगी। और पौष्टिक आहार के बारे में जैसे आपने कहा, अगर प्रोटीन वगैरह डाइट में थोड़ा ज़्यादा रखें। जी, बाकी नॉर्मल डाइट हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो जरूरी है वही चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी और ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ बांटी, हमारे साथ बांटी, इसका मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा, आप लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।